सोचिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश जो कभी एक हुआ करते थे। क्या ये हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं? या फिर क्या इनको दोबारा एक करने का जो सपना है, जो बंटवारे के वक्त से ही देखा जा रहा है, उसमें आज भी कोई दम है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि ये बंटवारा हुआ कैसे, फिर से जुड़ने का सपना किसने देखा, आज इसके सपोर्ट में कौन है, कौन खिलाफ, और हाँ, आखिर में ये भी कि दक्षिण एशिया का भविष्य असल में किस तरफ जा रहा है। अच्छा, तो पुनर्मिलन यानी रीयूनिफिकेशन की बात समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास में वापस जाना होगा। साल 1947 में, जब एक ऐसा जख्म लगा जहां से ये पूरी कहानी, ये पूरी बहस शुरू हुई। और ये जो तारीखें स्क्रीन पर है ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं है। सोचिए, बस कुछ ही महीनों के अंदर चंद फैसलों ने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल डाला। एक लकीर खींचती गई जिसने इस उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। और इस तकदीर की नींव में लाखों करोड़ों लोगों का दर्द और आंसू थे। और वो इंसानी कीमत कितनी बड़ी थी? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1.46 करोड़ लोग, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। ये इतिहास के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक था, और इस घटना ने एक ऐसा गहरा घाव दिया है जो शायद आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाया है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं है कि बंटवारा हो गया और सबने मान लिया। नहीं, जिस पल बंटवारे का ऐलान हुआ, ठीक उसी पल से इसे वापस एक करने की, इस फैसले को पलटने की आवाजें भी उठने लगी थीं। और उन्हीं आवाजों में से एक बहुत मजबूत आवाज थी महान दार्शनिक श्री अरबिंदो की। उनका ये कहना कि देश का विभाजन खत्म होना ही चाहिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस भावना का प्रतीक था जो उस वक्त लाखों लोगों के दिलों में थी कि ये जो हुआ है, ये अप्राकृतिक है, ये गलत है और ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और सिर्फ श्री अरबिंदो ही नहीं, शुरुआत से ही इसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर था। महात्मा गांधी से लेकर अल्लामा मशरिकी जैसे बड़े बड़े नाम, और यहां तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठन भी सब टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। उनका एक ही मानना था, एक समग्र राष्ट्रवाद का आइडिया, कि धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम सब मिलकर एक सेक्युलर यूनाइटेड इंडिया बना सकते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। सवाल ये है कि आज, इतने सालों बाद, इस आइडिया में कितनी जान बची है? आज कौन लोग हैं जो पुनर्मिलन की बात करते हैं और क्यों? चलिए जरा आज के दौर में दिए जाने वाले तर्कों को समझते हैं। आज जो लोग रीयूनिफिकेशन की वकालत करते हैं, उनके तर्क भी बड़े अलग अलग हैं। जैसे कि जस्टिस मार्कंडे काटचू हैं, वो इसे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पलटने का एक तरीका मानते हैं। वहीं नसीम यूसुफ जैसे लोग हमारी साझी संस्कृति, भाषा और आर्थिक तरक्की की बात करते हैं। लाल खान जैसे विचारक तो ये तक मानते हैं कि इससे कश्मीर जैसा बड़ा मसला भी हल हो सकता है। और हाँ, आरएसएस का अखंड भारत का विचार भी इसी से जुड़ा है। और ये आवाजें सिर्फ नेताओं या एक्टिविस्ट्स की नहीं हैं। साल 2017 में पुणे में 200 इस्लामिक धर्मगुरुओं ने एक साथ मिलकर एक बयान दिया था। उनका कहना था कि जब तक भारत की सीमाएं शांत नहीं होंगी, हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास हासिल नहीं कर पाएंगे। ये दिखाता है कि ये सोच कितनी गहरी है और कैसे लोग शांति और तरक्की को इस जुड़ाव से जोड़कर देखते हैं। मगर हर सपने के सामने एक हकीकत की दीवार होती है, और यहाँ ये दीवार है पिछले 75 सालों में बनी अलग अलग देशों की अपनी अपनी मजबूत पहचान। एकता का ये सपना इसी ठोस हकीकत से जाकर टकराता है। इसको समझने के लिए पाकिस्तान में हुआ एक गैलप पोल देखते हैं। 2016 में जब लोगों से पूछा गया कि अगर आज मौका मिलता तो क्या वो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट करते, और देखिए 92% लोगों ने हाँ कहा, सिर्फ 8% ने ना कहा। यह साफ दिखाता है कि वहां एक मजबूत पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2021 में एक और सर्वे हुआ। सवाल था, क्या बंटवारा हिंदू मुस्लिम रिश्तों के लिए अच्छा था? और लगभग 73% लोगों ने माना कि हाँ, ये एक अच्छा कदम था। अब जाहिर है, ये जो नजरिया है, ये पुनर्मिलन के आइडिया के सामने एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती है। तो देखिए, पूरा मामला आकर 2 आइडियोलॉजी के टकराव पर रुक जाता है। एक तरफ है टू नेशन थ्योरी, जो कहती है कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं और यही पाकिस्तान बनने का आधार था। और दूसरी तरफ है समग्र राष्ट्रवाद, जो कहता है कि धर्म चाहे कुछ भी हो, हम सब एक ही राष्ट्र हैं। ये दोनों विचार, ये दोनों सिद्धांत आज भी एक दूसरे से सीधे टकराते हैं। लेकिन अगर हम भारत की तरफ देखें तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है।
2022 का एक सर्वे बताता है कि 44% भारतीय आज भी पाकिस्तान के साथ रीयूनिफिकेशन के विचार का समर्थन करते हैं, मतलब लगभग आधे लोग। तो ये दिखाता है कि भले ही राह मुश्किल हो, लेकिन ये सपना भारत में काफी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो यहां आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर फुल पॉलिटिकल रीयूनिफिकेशन मतलब देशों का पूरी तरह से एक हो जाना आज बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या आपसी जुड़ाव बढ़ाने का कोई और तरीका हो सकता है? बिल्कुल, एक रास्ता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग का, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है साफ्ता यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये एक समझौता है इन सभी देशों के बीच, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी सभी, ताकि आपस में व्यापार बढ़ सके। अब इसका मकसद बड़ा सीधा है, कस्टम ड्यूटी कम करो, आपसी ट्रेड को बढ़ाओ, एक दूसरे की इकोनॉमी को सपोर्ट करो। मतलब राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर कम से कम आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो इससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी का एक आइडिया था। उन्होंने एक भविष्य के भारत पाकिस्तानी महासंघ की बात की थी। सोचिए, जहां शायद एक कॉमन करेंसी हो, कुछ कॉमन कानून हो। ये आज की जो सिचुएशन है और जो फुल रीयूनिफिकेशन का सपना है, उसके बीच का एक रास्ता हो सकता है। तो हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये पुनर्मिलन सिर्फ एक दूर का, एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा, या फिर सहयोग के ये नए तरीके जैसे व्यापार और साझा संस्कृति इस पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य की एक बिल्कुल नई कहानी लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।